हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के एक नए प्रस्ताव की। अगर वो लागू हो जाता है तो एएमसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। एएमसी कंपनीज को, एएमसी कंपनी जैसा कि आपको पता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियां होती है जो एसेट को मैनेज करती है। और भारत में ये 44 कंपनियां हैं जो एएमसी का काम करती है। और अभी तक भारत में ये रूल है, इंडिया में ये रूल है कि जो एएमसीज कंपनियां हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू केवल ब्रॉड बेस्ड फंड में ही निवेश कर सकती है। नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड के लिए यहाँ पे पीएमएस सर्विसेज है जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कहलाती है। अब नया जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो सेबी के पास में उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि उनको नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड में भी निवेश करने का मौका मिलना चाहिए। अगर ये फ्रेंड्स ये लागू हो जाता है तो एएमसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वैसे ही ये जो सेक्टर है एएमसी का ऑलरेडी काफ़ी बूम पे है, क्योंकि अभी तक इंडिया में केवल 3% लोग जो हैं वो इस सेक्टर में जो एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में केवल निवेशित है। और अगर अमेरिका की बात करें तो 53% पीपल्स आर देयर जो निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस सेक्टर की। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे पीएमएस के बारे में, एएमसीज कंपनियों के म्यूचुअल फंड के बारे में, और हम बात करेंगे वीडियो के अंत में 10 ऐसी कंपनियों के बारे में जो टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं एएमसी का काम करती है। तो आगे वीडियो के लिए मैं लेके चलता हूं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि हम बात करेंगे एएमसी कंपनियों के फ़ायदे के बारे में, क्यों इनको फ़ायदा हो सकता है, और सेबी ने जो प्रस्ताव दिया है फॉर एक्सपेंडिंग एएमसी बिजनेस विथ सम सेफगार्ड, तो वो क्या प्रस्ताव है और सेबी एएमसी बिजनेस को किस प्रकार से एक्सपेंड करना चाहती है। और इस लेक्चर में हम जानेंगे पीएमएस के बारे में, नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड और ब्रॉड बेस्ड फंड के बारे में। तो लेक्चर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो इस चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर और मैं इसमें इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। प्लीज चेक आउट फॉर दैट आल्सो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। चर्चा में किए गए स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। बाई और सेल करने के लिए और किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आई थी, जो मैंने ये न्यूज़ ली है हिंदुस्तान टाइम्स से, और इस न्यूज़ में कहा गया है सेबी के द्वारा कि एएमएफआई के कुछ रिप्रेजेंटेटिव सेबी को अप्रोच करते हैं। एएमएफआई क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के कुछ मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव जो अप्रोच करते हैं सेबी को रिगार्डिंग जो इनका ब्रॉड बेस्ड फंड में पार्टिसिपेशन के लिए। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अभी जितनी भी एएमसीज हैं इंडिया में, वो ब्रॉड बेस्ड फंड में ही इन्वेस्ट कर सकती है, नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। और ब्रॉड बेस्ड फंड में भी एटलीस्ट 20 इन्वेस्टर होने चाहिए, तब वो उस फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। और सिंगल इन्वेस्टर जो होता है उसका 25% से ज़्यादा कॉर्पस उस फंड में नहीं लगा होना चाहिए। तो एएमएफआई के रेप का कहना था कि इसके कारण क्या होता है कि जो नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड है और ब्रॉड बेस्ड फंड है, इनमें लेवल फील्ड नहीं रहता, लेवल प्लेइंग नहीं रहता, सेम अलग अलग फील्ड में दोनों लगते हैं, अगर इस टाइप की अगर जो सिचुएशन है उसके कारण। तो फ्रेंड्स, हम आगे इसमें जानेंगे कि नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड क्या है और ब्रॉड बेस्ड फंड क्या है, और किस तरह से इन्वेस्टर इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स, जो अभी जो हमने बात की थी कि सेबी ने एएमएफआई के रिप्रेजेंट आए थे सेबी के पास में, और इसके रिगार्डिंग सेबी ने डिसाइड किया है, एक प्रपोजल निकाला है सेबी ने। अभी तक ये कोई लॉ नहीं बना है, ये एक प्रपोजल है कि जो एएमसीज हैं उनके जो ब्रॉड बेस्ड फंड है उनको थोड़ा रिव्यू किया जाएगा, उनको थोड़ा ईज किया जाएगा, प्लस जो नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड है
उनमें भी एएमसी को इन्वेस्ट करने की परमिशन मिल सकती है, बट ओनली स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और रेगुलेटरी कंट्रोल के अंदर ही उनको ऐसा कुछ मिल सकता है। तो अभी ये सजेशन है, और उन्होंने सेबी ने बोला है कि अगर कोई कंपनी है दो अलग अलग टाइप की सर्विसेज दे रही है, जो कि नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड की मैंने बात की थी और एक ब्रॉड बेस्ड फंड की बात की थी, अगर कोई कंपनी दोनों डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देती है तो इन दोनों सर्विसेज के बीच में एक चाइनीज वाल होना चाहिए, मतलब कि एक ऑपरेशनल सेग्रीगेशन होना चाहिए, ताकि इन दोनों का आपस में कुछ एक्सचेंज ना हो। सेबी इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश है कि सेबी का कहना है कि अगर एक ही कंपनी दोनों फंड को मैनेज करती है तो इसमें गड़बड़ी करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि जो जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन किसका, क्योंकि जो नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड होते हैं उनको ऑपरेट करने का जो एक्स्ट्रा खर्चा है, क्या पता ये कंपनियां म्यूचुअल फंड में इसको ट्रांसफर कर दे, या फिर कुछ ऐसा एसेट जो अच्छा नहीं है, जिसकी रेटिंग डाउन है, वो वहां से म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दे। तो इन सब के चक्कर में सेबी थोड़ा कॉशियस है, लेकिन सेबी का कहना है कि वो एक्सचेंज ऐसे एसेट का होने नहीं देगी, और अंडर सुपरविजन और रेगुलेटरी कंट्रोल के अंदर ही ये सारे काम किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड बेस्ड फंड्स एंड नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड। तो फ्रेंड, जो ब्रॉड बेस्ड फंड होते हैं, जैसे कि नाम से पता है कि इसमें वाइड रेंज ऑफ एसेट में निवेश किया जाता है। जो ब्रॉड बेस्ड फंड होते हैं उनमें इन्वेस्टर्स का पैसा वाइड रेंज में किया जाता है, ठीक है, और अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स में किया जाता है, मल्टीपल सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज। और इनका एम ये होता है ब्रॉड बेस्ड फंड का कि एक मिरर इमेज टाइप की होती है कि जो ब्रॉडर मार्केट है उसकी तरह इनको परफॉर्म करना होता है। तो ये अपने दिमाग में यही चीज लेके चलते हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट है उससे ज्यादा या उसके आसपास ही हमें परफॉर्म करना है। और इसके अपोजिट अगर जो नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड की अगर मैं बात करूं तो वो एक नैरो सेगमेंट में काम करता है। नैरो सेगमेंट इन द मार्केट मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर में काम करेगा। उसमें जो ब्रॉडबैंड में बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो ये नॉन ब्रॉड बेस्ड है उसमें स्पेसिफिक सेक्टर पे काम किया जाएगा, और हो सकता है वो काम करे पर्टिकुलर मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, उनमें मिड कैप में, उनमें काम किया जा सकता है। और कई बार स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन, कई बार स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में भी इनको निवेश किया जाता है, कि मतलब कौन सी जगह पे, कौन सी कंट्री में करना है, कोई डेवलप्ड कंट्री में करना है या जो अभी डेवलप हो रही है कंट्री उसमें करना है, किस कंट्री में उनको निवेशित करना है, किस जियोग्राफिकल एरिया, किस रीजन में निवेशित करना है, ये भी नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको इसको समझाने के लिए दो ट्राइंगल बनाए हैं फ्रेंड। जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका एपेक्स ऊपर की साइड में है और ट्राइंगल का एपेक्स हमेशा नैरो होता है। तो ये नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल से, कि ये इनका एपेक्स काफी नैरो होता है और ये एक नैरो सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक कैपिटलाइज मार्केट और स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में ये निवेशित रहते हैं। और जो ब्रॉड बेस्ड होता है, जैसे कि जो इसमें अपोजिट उल्टा ट्राइंगल है, तो उसमें ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे ट्राइंगल तो काफी ब्रॉड है, मतलब काफी ब्रॉड सेक्टर में, ब्रॉड क्लास में ये काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस ट्राइंगल से आपको समझने में मदद मिली होगी। और अगर हम इसको डिटेल में जाने तो ब्रॉड बेस्ड फंड जो होता है वो ब्रॉड मार्केट को एक्सपोजर होता है। उसमें जो इन्वेस्टर्स का जो मनी है वो ब्रॉड मार्केट में एक्सपोजर होता है उनका। उसके कारण क्या होता है कि इनकी जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है, हाँ, लेकिन उनका जो रिटर्न है वो भी कम होता है। और इसके कारण, और इसमें क्या करते हैं ब्रॉड बेस्ड में, ये बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारे सेक्टर में निवेशित होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो मान लो निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं, और कुछ बहुत सारे सेक्टर्स में,
सेक्टोरल इंडाइसेस में, इस प्रकार से ये निवेशित रहते हैं। और इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो पैसिवली मैनेज किया जाता है, एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं होता है। इसमें कोई फंड मैनेजर एक्टिवली आपके पोर्टफोलियो को एनालिसिस डे टू डे बेसिस से नहीं कर रहा होता है, उसमें ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना दिया गया होता है, उसमें आपके पैसे को निवेशित किया जाता रहता है। ठीक है, तो ये एक पैसिव मैनेजमेंट है फंड का, नॉट एक्टिव मैनेजमेंट। और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड की बात करें तो वो ब्रॉड बेस्ड फंड से बिल्कुल अपोजिट है। इसका फोकस रहता है, एक इन्वेस्टमेंट रहता है स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर। जैसे मान लो अगर वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, और एक पर्टिकुलर मार्केट कैपिटल रेंज में, जैसे स्मॉल कैप है, स्टॉक्स हैं, उनमें कर सकते हैं। और अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि इमर्जिंग मार्केट में करना है या डेवलप्ड कंट्रीज में करना है, किस में करना है। अब जो ये नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड होते हैं वो हाई रिस्क की होते हैं और इनमें हायर पोटेंसी होती है रिटर्न जनरेट करने की। और इनमें जो मैनेजमेंट है वो एक्टिव होता है। एक्टिव मीन जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली काम करता है टू अचीव ए गोल ऑफ ए इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर का इसमें एक गोल होता है कि भाई मुझे इतने पैसे कमाने हैं या फिर मुझे इतना रिटर्न चाहिए। तो उस गोल को अचीव करने के लिए फंड मैनेजर काम करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो जैसे सेक्टर स्पेसिफिक ETF है, स्मॉल कैप स्टॉक्स फंड है, और इंटरनेशनल फंड जिसमें स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन को भी इसमें फोकस किया जाता है। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, किसमें, नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड में और ब्रॉड बेस्ड फंड में, तो अगर स्कोप की बात करें तो ब्रॉड बेस्ड फंड का स्कोप वो वाइड रेंज ऑफ एसेट में होता है, और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड जो होता है उनका, जैसे मैंने बताया, नेरो होता है, और आपको ट्राइंगल से भी उसको समझाया था, और एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट में काम करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉड बेस्ड फंड काफी डाइवर्सिफाइड होता है और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड काफी कम डाइवर्सिफिकेशन होता है। और रिस्क की बात करें तो ब्रॉड बेस्ड फंड में जनरली कम रिस्क होती है और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड में पोटेंशियली ज्यादा रिस्क होती है। और रिटर्न की बात करें तो ब्रॉड बेस्ड फंड में मॉडरेट रिटर्न जनरेट होते हैं और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड में हायर रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें, जैसे हमने बताया था कि ऑफन पैसिव रहते हैं ब्रॉड बेस्ड फंड में, और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड में एक्टिवली फंड मैनेजर काम करते हैं। तो फ्रेंड, अगर मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रॉड बेस्ड फंड क्या होता है और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड क्या होता है। अब इंडिया में जो ब्रॉड बेस्ड फंड है उनको AMC के थ्रू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उन फंड्स में। ठीक है, उन फंड्स को AMC म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करती है। और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड जो है उसमें PMS जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, वो फंड PMS के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड फंड के लिए म्यूचुअल फंड याद रखिए, और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड के लिए PMS सर्विसेज। अब करंटली क्या सिचुएशन है, करंटली जो इंडिया में जो जितनी भी AMCs है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है PMS सर्विसेज। उनको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है टू नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड के लिए। ठीक है, अगर उनको कोई AMC है और वो चाहती है कि मैं PMS सर्विस भी प्रोवाइड करूं, तो फिर उनको एक सेपरेट PMS लाइसेंस लेना पड़ेगा सेबी के थ्रू। ठीक है, जिसमें सेबी का रेगुलेशन लगेगा। तो इसका मतलब ये होगा, अगर कोई AMC चाहती है कि मैं नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड में काम करूं, PMS सर्विसेज दूं, तो उसको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम बात करें कि जो ब्रॉड बेस्ड फंड है और नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड की, तो जो ब्रॉड बेस्ड फंड है उसमें तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे सेक्टर में फंड को निवेश किया जा सकता है, लेकिन नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड है वो ओपनली, उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी काफी कम होते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में देखा होगा, ब्रॉड बेस्ड फंड में उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर होते हैं और उस फंड को एक स्पेसिफिक थीम में लगाया जाता है और कुछ यूनिट, उस फंड की कुछ यूनिट बनाई जाती है। लेकिन जो
नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड होता है उसमें लेस देन 20 इन्वेस्टर भी चलेगा, लेकिन ब्रॉड बेस्ड फंड में जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि ज्यादा इन्वेस्टर होने चाहिए। नॉन ब्रॉड बेस्ड जो फंड है उसमें क्या हो सकता है कि मेनली ये फ्रेंड्स ये बना होता है हाई नेटवर्थ इनकम वाले बंदों के लिए, ठीक है। और इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें क्या है कि जो एएमसीज होती है इसमें रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है, क्यों एएमसी जो होती है अब उनको यो मैनेज करती है, ब्रॉडली मैनेज कर रही है एएमसी। और इसका जो थीम है वो एकदम अपोजिट है, इनको नेरोली इसमें इन्वेस्ट करना है। तो यही कंसर्न था सेबी का कि अगर दोनों सर्विसेज एक ही कंपनी करेगी तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम बात करें पीएमएस लाइसेंस रिक्वायरमेंट की, तो अभी जैसे हमने पहले बताया था कि एएमसी को अगर चाहिए तो वो अप्लाई कर सकती है फॉर पीएमएस लाइसेंस के लिए टू प्रोवाइड पीएमएस सर्विस। अब जैसा कि मैंने बात किया था आपसे कि जो ब्रॉड बेस्ड फंड है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेशित रहते हैं। और जैसा आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें सेवरल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वेरियस सिक्योरिटीज में, वेरियस सेक्टर में निवेशित रहते हैं। और ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड की किस स्कीम में आपने पैसा लगाया है, या आप इक्विटीज में लगा रहे हैं, आप डेट में लगा रहे हैं, या फिर आप एसेट क्लास में लगा रहे हैं। और अगर हम बात करें जो ये फंड है वो भी मैनेज होता है बाय ए प्रोफेशनल फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड को भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन पैसिवली करते हैं, एक्टिवली वो काम नहीं करते हैं इसमें। अब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे कि ऐसे तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड जिसमें इक्विटी और डेट दोनों में लगाया जाता है, इंडेक्स फंड है जो इंडाइसेस में काम करते हैं, और थीमेटिक होता है कि कई सारी थीम के ऊपर अगर जो कोई म्यूचुअल फंड है वो काम कर रहा है, और सेक्टोरल फंड भी होता है जो कई सेक्टर्स में निवेशित रहता है। अब हम बात करें पीएमएस की, तो फ्रेंड जो पीएमएस है वो ये भी एक इन्वेस्टमेंट सर्विस है जिसमें प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर जो होते हैं वो इंडिविजुअल के बिहाव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक जो काम किया जाता है पीएमएस में, इसके द्वारा जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा जो काम किया जाता है वो एक टू अचीव ए फाइनेंशियल गोल के लिए होता है। इसमें इन्वेस्टर को पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, उसी के आधार पे इसमें रिस्क ली जाती है और उसी के आधार पे उसके ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। तो मतलब उसको कस्टमाइज किया जा सकता है पीएमएस को। और हम बात करें म्यूचुअल फंड को तो उसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता है। अब हम टाइप ऑफ पीएमएस की बात करें तो डिस्क्रिशनरी पीएमएस होता है, नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस होता है, और एडवाइजरी पीएमएस होता है। डिस्क्रिशनरी पीएमएस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है उस कंप्लीट ऑटोनॉमी उसके पास होती है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। और जो नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस होता है उसमें पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है वो केवल रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, और सब कुछ काम इन्वेस्टर्स को करना पड़ता है। और एडवाइजरी पीएमएस होता है उसमें केवल इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस दी जाती है फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा। अब की फीचर्स जैसे बात करें तो जो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है उसको कस्टमाइज किया जा सकता है और इसमें भी काफी ट्रांसपेरेंसी होती है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड और अगर हम पीएमएस की बात करें तो इसमें मेनली क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही है फ्रेंड कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास रखते हैं और आपके मनी को डाइवर्सिफाइड करके निवेशित रखते हैं। और पीएमएस में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हमने ट्रायंगल से समझा था, पीएमएस में इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। और बात करें इन्वेस्टमेंट कस्टमाइजेशन की तो हमें जैसे अभी बात किया था कि पीएमएस को कस्टमाइज किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर का गोल क्या है उसके हिसाब से पीएमएस को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है, वो ऑलरेडी
फंड मैनेजर के द्वारा बनाया हुआ है, फिर उसको कस्टमाइजेशन नहीं होता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पीएमएस में 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तभी मैंने बोला था ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो 500 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे होता है? तो पीएमएस में जो होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है थ्रू आप इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। और जो स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स, जो भी परचेज होता है वो डायरेक्टली उसके डीमेट अकाउंट में आता है, ताकि उसमें कंट्रोल रहता है और ट्रांसपेरेंसी रहती है। किसके हाथ में? इन्वेस्टर्स के हाथ में। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, आप यूनिट परचेज करते हैं क्योंकि इसमें, तो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब फीस की बात करें तो पीएमएस ऑब्वियसली हायर फी चार्ज करता है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट फीस भी होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड फीस भी होती है, तो इसकी थोड़ी फीस हाई रहती है। और म्यूचुअल फंड की जो होता है वो इतनी हायर नहीं रहती। इसका एक्सपेंस रेशो पे डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड का क्या एक्सपेंस रेशो है, उस हिसाब से इसकी फीस होती है। और लिक्विडिटी की बात करें तो दोनों ही काफ़ी लिक्विड है फ्रेंड्स, दोनों ही फंड्स काफ़ी लिक्विड रहते हैं। और रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली पीएमएस में जब हायर रिटर्न है तो हायर रिस्क रहेगी, और म्यूचुअल फंड में जब रिटर्न ही कम है तो आपका रिस्क भी कम रहेगा। और रेगुलेशन की बात करें तो दोनों ही रेगुलेट होती है बाय सेबी ओनली। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 44 रजिस्टर्ड एएमसीज हैं। कितनी है? 44। और उनमें से जो टॉप 10 नंबर पे जो आती है एएमसीज, वो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं नंबर 1 पे। और ये नंबर किस आधार पे है? वो कितना फंड मैनेज करती है, कितना इनका एयूएम है। एयूएम क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका कितना है, उस आधार पे इनकी लिस्ट बनाई गई है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एसबीआई फंड मैनेजमेंट, जो मैनेज करता है 11,13,952 करोड़ का फंड मैनेज करता है दोस्तों। और उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो वो 8,73,957 सीआर का फंड मैनेज करती है। एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो वो 7,87,433 करोड़ का फंड मैनेज करती है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो 4,88,744 सीआर मैनेज करती है। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो 5,69,953 सीआर मैनेज करती है। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो 3,83,911 सीआर मैनेज करती है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो 3,52,411 सीआर मैनेज करती है। और एक्सिस एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो 3,26,097। और मिराई एसेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो करती है 1,94,276। तो फ्रेंड्स आप सबके लिए, और ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये जो डाटा है वो दिसंबर 2024 का है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि जो एयूएम इनका चेंज हो जाए जब हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय। और फ्रेंड्स ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये पता करना है कि ये जो 10 टॉप लिस्ट कंपनियां हैं, इसमें लास्ट में डीएस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड है, जो 1,92,744 सीआर के फंड को मैनेज करती है। तो फ्रेंड्स इन 10 कंपनियों में कौन सी कंपनीज है जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं? आपको पहले होमवर्क में ये पता करना है, और आपको ये पता करना है उसमें से कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा, जिसका एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा करती है, और जिसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, और आप बोल रहे टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो जो लिस्टेड है उनमें सबसे ज्यादा है। ये फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क रहेगा। और प्लीज मुझे कमेंट करें कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और सबसे ज्यादा एयूएम मैनेज करने वाली लिस्टेड कंपनी कौन सी है। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस सेक्टर की, तो जो दिसंबर 2024 है उसका जो डाटा है अगर हम देखें तो उससे पता लगता है कि इंडिया में केवल 3% आबादी जो है वो ही केवल म्यूचुअल फंड में थ्रू एसआईपी निवेशित रहती है। ओनली 3% दोस्तों।
ठीक है। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में ये नंबर है 53%। तो सोचो अगर अभी 3% है और हमारी पॉपुलेशन है 145 145 करोड़ के आसपास, और तो सोचो कितना ज़्यादा स्कोप है हमारी एएमसी कंपनीज के लिए। तो ये सेक्टर मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंसी है ग्रो करने की। 3% से 53% अगर हम डेवलप हो जाते हैं तो सोचो कितना, अगर हम डबल भी मानते हैं 6%, 12%, 15%, तो बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंसी है इस सेक्टर में। तो जब भी आप किसी सेक्टर को ध्यान में रखें, वॉच में रखें, तो प्लीज़ एएमसी को जरूर अपने ध्यान में रखिए। ये सेक्टर काफ़ी मजबूत सेक्टर है फ्रेंड्स, और आगे आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा। अगर अब तक आप बने हुए हैं इस लेक्चर में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।